जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज मैं आप लोगों को कुछ मिक्सचर क्वेश्चन से रूबरू करवा रहा हूँ जो हर एग्जाम में बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, चाहे क्या बोले बीपीएससी, यूपीएससी, लगभग तमाम एग्जामों में ये सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए उन क्वेश्चन से आपको मैं रूबरू करवाता हूँ। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, ये स्क्रीन पर देखिए। पहला क्वेश्चन है, सीमेंट किसका मिश्रण होता है? आप तमाम दोस्तों के लिए, तमाम सखी सहेलियों के लिए सवाल है। आप जो भी तैयारी कर रहे हैं इनका जवाब दीजिएगा। सीमेंट किसका मिश्रण होता है? चलिए बढ़ते हम लोग आंसर की तरफ। जी ये है आंसर। तो देखिए सीमेंट जो है कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण है। सीमेंट किसका मिश्रण है? कैल्शियम एल्यूमिनेट और तथा कैल्शियम सिलिकेट। देखिए कैल्शियम दोनों में लगा हुआ है, कैल्शियम दोनों में लगा हुआ है। आपको सिर्फ याद रखना है एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट 2-4 बार बोलिएगा, लिखिएगा भी, याद हो जाएगा। एल्यूमिनेट तथा क्या सिलिकेट, एल्यूमिनेट सिलिकेट, एल्यूमिनेट सिलिकेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या। अगला सवाल है, जिप्सम का सूत्र क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, आपके लिए सवाल है, जिप्सम का सूत्र क्या होता है? देखिए आप अपने आप को ट्राई कीजिए कि कितना जवाब आप दे पा रहे हैं सही सही। चलिए तो आप देखिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। जिप्सम का सूत्र क्या होता है इनको देखते हैं। यह है आंसर। देखिए जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। क्या है जिप्सम का सूत्र? Ca। देखिए आप कॉपी और कलम रखा कीजिए ताकि साथ साथ आपका रिवीजन भी हो जाए। तो सवाल है, आंसर है CaSO4 × 2H2O। CaSO4, CaSO4 × 2H2O, CaSO4 × 2H2O, CaSO4 × 2H2O। सवाल के साथ आप जवाब को भी, आंसर को भी एक साथ तैयार करते हुए आगे बढ़ेंगे। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। ये देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है, क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं? जी जवाब आपको देना है। सवाल है, क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं? बढ़ते हम लोग आंसर की तरफ। ये है आपका आंसर, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये है अगला सवाल। सवाल है, वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट समान होती है, वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट समान होती है। आपके सामने ऑप्शन भी है। ऑप्शन ए 212, ऑप्शन बी -40, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 40। जी इनमें से कौन सा होगा आंसर, आप बताएंगे। जी कमेंट कीजिए, कमेंट कर सकते हैं। जी तो सही आंसर है आपका आंसर बी -40°C। सवाल था क्या, देखिएगा सवाल। सवाल है, वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट समान होती है। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट जो समान होती है वो होती है -40°। -40 पर होता है क्या, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बराबर होता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, DCM ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? जी DCM ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल और डी है पोलो। जी जल्दी से जल्दी आप कमेंट कीजिए, आंसर दीजिए कौन सा आंसर होगा। आप लोग कुछ बच्चे चुपचाप बैठे हैं। जी चलिए हम लोग बढ़ते हैं ऑप्शन आंसर की तरफ। ये है आंसर सी फुटबॉल।
क्वेश्चन क्या था देखिएगा जरा क्वेश्चन को। क्वेश्चन है डीसीएम ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये जो डीसीएम ट्रॉफी है ये फुटबॉल से, यानी आंसर सी फुटबॉल से संबंधित है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है राजयोग के लेखक कौन है? राजयोग के लेखक कौन है? ऑप्शन ए गांधी जी, बी सुभाष, सी स्वामी दयानंद, डी स्वामी विवेकानंद। जी आप लोग जल्द से जल्द कमेंट कीजिए और अपना आंसर दीजिए। सवाल है राजयोग के लेखक कौन है? ये गांधी जी, बी सुभाष, सी स्वामी दयानंद, डी स्वामी विवेकानंद। बढ़ते हम लोग आंसर की तरफ। आंसर है आपका देखिए आंसर डी स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था राजयोग के लेखक कौन है? राजयोग के लेखक। तो दोस्तों राजयोग के लेखक स्वामी विवेकानंद है। आंसर डी सही है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ए मुंबई, बी पुणे, सी चेन्नई, डी हैदराबाद। जी जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। सही आंसर देखते हैं क्या होता है। देखिए आंसर सी चेन्नई। जिसने भी कमेंट किया सी बिल्कुल सही आंसर है, सी चेन्नई। चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है घाना की राजधानी कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, घाना देश है और जी इसकी राजधानी कहाँ है आपको बताना है। ये आक्रा, बी काहिरा, सी हरारे, डी हैदराबाद। जी आंसर क्या है? आक्रा। आक्रा घाना की राजधानी है। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। ये रहा है आपका सवाल। अगला सवाल आसियान में अभी कितने देश हैं? जी आसियान जो संगठन है इसमें कितना देश शामिल है? जी ये ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 11। चलिए बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है बी 10। आसियान में कुल अभी 10 देश शामिल है। चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है यूएसए और कनाडा के बीच। जी यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सी रेखा है? सवाल है यूएसए और कनाडा के बीच कौन सी रेखा है? ऑप्शन ए है डुरेंट रेखा, बी हिडेनबर्ग रेखा, सी रेड क्लिफ रेखा, डी 49वीं समांतर रेखा। देखते हैं आंसर सही क्या है। देखिए आंसर ये है आंसर डी 49वीं समांतर रेखा। यूएसए और कनाडा के बीच जो रेखा है उस रेखा को कहते हैं 49वीं समांतर रेखा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है ये देखिए आपके स्क्रीन पर। 1931 में कराची अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? जी कराची अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, जी किसके अध्यक्षता में हुआ था 1931 में? सवाल है 1931 में कराची अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? ऑप्शन ए है नेहरू, बी गांधी, सी पटेल, डी बाल गंगाधर तिलक। आंसर है पटेल। आंसर है सी नंबर पटेल। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन सवाल था 1931 में कराची अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो 1931 में कराची अधिवेशन पटेल की अध्यक्षता में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है लोकनायक किसे कहा जाता है? बहुत ही इजी सवाल है, सब जवाब दे सकते हैं। जी लोकनायक किसे कहा जाता है? ए तिलक, बी पटेल, सी जयप्रकाश नारायण, डी नन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं। सवाल है लोकनायक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए तिलक, बी पटेल, सी जयप्रकाश नारायण, डी नन ऑफ दिस। चलिए बढ़ते हम लोग आंसर की तरफ। आंसर है सी जयप्रकाश नारायण। सवाल था क्या? देखिए सवाल था लोकनायक किसे कहा जाता है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। लोकनायक
जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। बापू किसे कहा जाता है? बहुत इजी सवाल है। गांधी जी को। चाचा किसे कहा जाता है? नेहरू जी को। उसी तरह लोकनायक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, फाइयान किसके दरबार में आए थे? बहुत इतिहास का बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए सवाल है, फाइयान किसके दरबार में आए थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी अशोक। सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी आंसर बी है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। सवाल है, खान बहादुर खान कहाँ के थे? जी हाँ दोस्तों, सवाल है खान बहादुर खान कहाँ के थे? ऑप्शन ए बरेली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी झांसी। सवाल है खान बहादुर खान कहाँ के थे? ऑप्शन ए बरेली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी झांसी। सही आंसर है इनका ऑप्शन ए बरेली। जी, खान बहादुर खान बरेली के थे। कहाँ के थे? बरेली के थे। चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? जी, बड़े चर्चित हैं गुरु गोविंद सिंह जी। सवाल है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1969 में, ऑप्शन बी 1766 में, ऑप्शन सी 1666 में, ऑप्शन डी 1769 में। आंसर है सी 1666 में। क्वेश्चन था क्या? देखिएगा क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में हुआ था। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। आर्य समाज का संस्थापक कौन है? जी हाँ, क्या है सवाल? आर्य समाज का संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी केशव चंद्र सेन, और डी नन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं। ये बढ़ते हम लोग आंसर की तरफ। आंसर है बी स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? इसके लिए आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप अगर फिजिक्स या बायोलॉजी में आंख के बारे में पढ़े होंगे तो जरूर इसका जवाब देंगे। या फिर सवाल है, मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? बिना ऑप्शन का आपको जवाब देना है। चलिए देखते हैं आंसर। ये है आंसर, वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा। सवाल क्या था? सवाल था आपका, मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर जो क्या बोलते हैं प्रतिबिंब बनता है, वो कैसा बनता है? वास्तविक तथा उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक तथा उल्टा बनता है। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। दोस्तों सवाल है, कौन सा विटामिन जल में नहीं घुलता है? ऑप्शन ए बी नंबर में है सी में है के, डी नन ऑफ दिस। कौन सा विटामिन जल में नहीं घुलता है? चलिए हम लोग बढ़ते हैं आंसर की तरफ। आंसर है सी के। आपका क्वेश्चन ऑप्शन में था, ऑप्शन में क्या था? ऑप्शन में देखिए बी और सी जो है जल में घुल जाता है, एक के विटामिन जो है जल में नहीं घुलता है, और यहाँ का है नन ऑफ दिस, कहा कि इनमें से कोई नहीं। ये तो बिल्कुल नहीं जी। बी और सी जल में घुल जाता है, बाकी वसा में घुलता है। तो ये के जो है वसा में घुलता है, जल में नहीं घुलता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है आपको बताना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आंसर की तरफ। बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। बुद्धि लब्धि बराबर क्या आता है? बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, काला शीशा किसे कहा जाता है? इसके लिए भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगी। चलिए आप बताइए,
काला शीशा सवाल है, काला शीशा किसे कहा जाता है? जी काला शीशा सवाल है, काला शीशा किसे कहा जाता है, आपको बताना है जी। चलिए सही आंसर है इसका ग्रेफाइट को। जी आंसर क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को दोस्तों काला शीशा कहा जाता है, ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है अनुच्छेद 356 में किसकी चर्चा किया गया? बड़ा चर्चित सवाल है 356। अनुच्छेद 356 बड़ा ही चर्चित सवाल है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 356, जी हाँ अनुच्छेद में 356 की बात कर रहा हूं। 9 ऑप्शन, आपको बिना ऑप्शन का बताना है। चलिए सही आंसर है राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 में जो है राष्ट्रपति शासन की चर्चा किया गया है, यानी राष्ट्रपति शासन से जुड़ा हुआ जो अनुच्छेद है वो है 356, यानी कि 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। सवाल है निर्वाचन आयोग की चर्चा भाग कितना में किया गया? जी दोस्तों आपको पता है कि हमारे संविधान में पहले 22 भाग थे। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था कुल 22 भाग थे, अब भाग बढ़कर कितना हो गया? 25 हो गया। तो बात कर रहे हैं हम लोग निर्वाचन आयोग की कि निर्वाचन आयोग की चर्चा भाग कितना में किया गया है? ये ऑप्शन ए है 18, बी 17, सी 15, डी 14। जी आपको बताना है, जल्दी से इसका जवाब देना है। निर्वाचन आयोग की चर्चा भाग कितना में किया गया है? चलिए बढ़ते हम लोग आंसर की तरफ। आंसर है सी 15, भाग 15 में निर्वाचन आयोग की चर्चा किया गया है। चलिए अगले सवाल की तरफ। सवाल है भारतीय कम्युनिस्ट दल का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय कम्युनिस्ट दल का चुनाव चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए हंसिया और बाली, ऑप्शन बी पंजा, ऑप्शन सी घड़ी, ऑप्शन डी हंसिया हथौड़ा एवं तारा। सवाल है भारतीय कम्युनिस्ट दल का चुनाव चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए हंसिया और बाली, ऑप्शन बी पंजा, ऑप्शन सी घड़ी, ऑप्शन डी हंसिया हथौड़ा एवं तारा। चलिए बढ़ते हम लोग आंसर की तरफ। आंसर है हंसिया और बाली। आंसर ये हंसिया और बाली। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था आपका भारतीय कम्युनिस्ट दल का चुनाव चिन्ह क्या है? तो भारतीय कम्युनिस्ट दल का चुनाव चिन्ह है ए, ऑप्शन ए सही है, हंसिया और बाली। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है भारत के किस राज्य में पहली बार जी खांसी बहुत तंग करता है दोस्तों, क्या कीजिएगा, ठंडा से आप दूर रहिए और कोल्ड ड्रिंक तो एकदम बिल्कुल मत पीजिए। जी कोल्ड ड्रिंक सब लोग, कुछ लोग पी सकते हैं जिनको ठंडा से प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सवाल है आपका भारत के किस राज्य में पहली बार ईवीएम मशीन का प्रयोग किया गया था? अक्सर आप न्यूज में ईवीएम मशीन के बारे में चर्चा सुनते हैं कि ये दल, ये पार्टी ईवीएम मशीन पे पहले ही वोट डाल के रखा था, ए हुआ था, ओ हुआ था। ईवीएम मशीन को कई बार दोषी ठहराया गया। जी मैं उसी ईवीएम मशीन की चर्चा कर रहा हूं। तो यहां पर सवाल है भारत के किस राज्य में पहली बार ईवीएम मशीन का प्रयोग किया गया था? बढ़ते हम लोग आंसर की तरफ। आंसर है आपका केरल में किया गया था। भारत केरल राज्य में पहली बार ईवीएम मशीन का प्रयोग किया गया था और वो भी 1982 में किया गया था। चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कितना अनुच्छेद में जजों के वेतन की चर्चा है? जी जज का वेतन। जी हाँ दोस्तों, हमारे संविधान के कितने अनुच्छेद में जजों के वेतन की चर्चा किया गया है? ऑप्शन ए है 125, बी 225, सी 325, डी 124। बढ़ते हम लोग आंसर की तरफ। आंसर सही आंसर है ऑप्शन ए। आंसर आपका है ए 125। क्वेश्चन था आपका क्या, कितना अनुच्छेद में जजों के वेतन की चर्चा है? तो जजों के वेतन की जो चर्चा है अनुच्छेद 125 में किया गया। तो दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है आज का ये सवाल। कैसा लगा ये आपको जीके जीएस
आप जरूर अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा के अगले वीडियो का जरूर आप इंतजार करेंगे। जय हिंद, जय भारत।